तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम बालकृष्ण शर्मा नवीन, जो कि आपके पद्य भाग में पाठ्यक्रम में सम्मिलित है अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत, और इनकी कविता है हम अनिकेतन। आज हम इस चर्चा में बालकृष्ण शर्मा नवीन के जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा, उनका कर्म क्षेत्र और उनकी साहित्य साधना तथा उनकी विचारधारा के संदर्भ में बात करेंगे। क्योंकि कवि की रचना है वह, उसका जो उद्गम है वह उसके व्यक्तित्व से, उसकी विचारधारा से ही उसका उद्गम होता है। इसलिए बालकृष्ण शर्मा के जीवन परिचय, व्यक्तित्व, विचारधारा आदि पर विचार करेंगे। अगली चर्चा में हम उनकी जो कविता है हम अनिकेतन, उसके प्रतिपाद्य, उसके अर्थ, व्याख्या, विश्लेषण और अन्य जो बिंदु हो सकते हैं उन पर विचार करेंगे। आज हम बालकृष्ण शर्मा के व्यक्तित्व एवं जीवन परिचय व उनकी साहित्य साधना के बारे में बात करेंगे। बालकृष्ण शर्मा भी रामधारी सिंह दिनकर की ही तरह राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। एक स्वच्छंद विचारधारा के, स्वच्छंदतावादी काव्य के प्रणेता है। लेकिन इनके काव्य का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह यह है कि उनका काव्य राष्ट्रीय चेतना का काव्य है। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन के व्यक्तित्व पर जब हम बात करते हैं तो उनके जीवन के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं कि वो एक तो देश की राजनीति में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हमेशा रहे, जीवन पर्यंत रहे, स्वाधीनता से पूर्व भी और स्वाधीनता के बाद भी। दूसरा उनके व्यक्तित्व का जो पक्ष है वह है एक उच्च कोटि के पत्रकार के रूप में। उन्होंने निरंतर पत्रकारिता से जुड़े रहे, कई पत्रों का उन्होंने संपादन किया, तो यह भी उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है। और व्यक्तित्व का जो तीसरा पक्ष है वह है उनका कवि पक्ष, कि उन्होंने काव्य साधना भी निरंतर की है। तो आइए हम बालकृष्ण शर्मा नवीन के व्यक्तित्व के बारे में हम जान लेते हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म ग्वालियर राज्य के भयाना नामक ग्राम में 8 दिसंबर 1897 ईस्वी को हुआ। वैष्णव माता पिता के साथ बाल्यावस्था में कुछ दिनों नाथद्वारा में रहने के बाद वे शिक्षा दीक्षा के लिए शाहजहाँपुर आ गए थे। शाहजहाँपुर से अंग्रेजी मिडिल पास करके वे उज्जैन के माधव कॉलेज में प्रविष्ट हुए। राजनीतिक वातावरण ने उन्हें शीघ्र ही आकृष्ट किया और इसी से वे सन 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन को देखने के लिए चले गए। इसी अधिवेशन में संयोगवश उनकी भेंट राष्ट्रीय काव्यधारा के जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त एवं गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई। सन 1917 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करके बालकृष्ण शर्मा नवीन गणेश शंकर विद्यार्थी के आश्रय में कानपुर आकर क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पढ़ने लगे। 1920 ईस्वी में जब वे बीए फाइनल में पढ़ रहे थे, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में आ गए। 29 अप्रैल 1960 ईस्वी को अपने मृत्यु पर्यंत वे इस देश की व्यावहारिक राजनीति से बराबर सक्रिय और संबद्ध रहे। उत्तर प्रदेश के वे वरिष्ठ नेताओं में एक और कानपुर के एक छत्र अगवा राजनीतिज्ञ रहे। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य के रूप में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कराने में उनका बड़ा योगदान है।
1952 ईस्वी से लेकर अपनी मृत्यु तक वे भारतीय संसद के सदस्य भी रहे। सन 1955 ईस्वी में स्थापित राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में उनका महत्वपूर्ण कार्य रहा। स्वभाव से नवीन जी अत्यंत उदार, फक्कड़, आवेशी किंतु मस्त तबीयत के आदमी थे। अभिमान और छल से भी बहुत दूर थे। बचपन के वैष्णव संस्कार उनमें आजीवन बने रहे। जहाँ तक उनके लेखक कवि व्यक्तित्व का प्रश्न है, लेखन की ओर उनकी रुचि इंदौर से ही थी, परंतु व्यवस्थित लेखन 1917 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में जाने के बाद ही प्रारंभ हुआ। कहने का तात्पर्य यह कि गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आकर इनकी साहित्य चेतना जागृत हो उठी। इस संपर्क का सहज परिणाम था कि वे उस समय के महत्वपूर्ण पत्र प्रताप से संबद्ध हो गए। प्रताप परिवार से उनका संबंध अंत तक बना रहा। 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप के प्रधान संपादक के रूप में भी कार्य करते रहे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि प्रताप का संपादन किया उन्होंने, प्रधान संपादक रहे। हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन भी इन्होंने 1921 से 1923 ईस्वी में किया था। कहने का तात्पर्य प्रताप और प्रभा से ये संबंध रहे। इन पत्रों में लिखी गई उनकी संपादकीय टिप्पणियाँ अपनी निर्भीकता, खरेपन और कठोर शैली के लिए स्मरणीय है। वो हमेशा याद की जाती रहेगी कि उन्होंने अंग्रेज सत्ता के विरोध में राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाली टिप्पणियाँ की थी। नवीन अत्यंत प्रभावशाली और ओजस्वी वक्ता भी थे। एवं उनकी लेखन शैली, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, दोनों पर ही उनकी भाषण कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सब मिलाकर राजनीतिक कार्यकर्ता के समान ही पत्रकार के रूप में भी उन्होंने सारे जीवन कार्य किया। राजनीतिज्ञ एवं पत्रकार के समानांतर ही उनके व्यक्तित्व का तीसरा भास्वर पक्ष था कवि का। उनके कवि का मूल स्वर रोमांटिक था, जिसे वैष्णव संस्कारों की आध्यात्मिकता एवं राष्ट्रीय जीवन का विद्रोही कंठ बराबर अनुकूलित करता रहा। उन्होंने जब लिखना प्रारंभ किया तब द्विवेदी युग समाप्त हो रहा था एवं राष्ट्रीयता के नए आयाम की छाया में स्वच्छंदतावादी आंदोलन काव्य में मुखर होने लगा था। परिणाम स्वरूप दोनों ही युगों की प्रवृत्तियां हमें बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में देखने को मिलती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा ने ही कवियों की चिर उपेक्षिता उर्मिला का लेखन उनसे 1921 ईस्वी में प्रारंभ कराया, जो पूरा सन 1934 में हुआ एवं प्रकाशित सन 1957 ईस्वी में हुआ। बड़ी देरी से हुआ। इस काव्य में द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, स्थूल नैतिकता या प्रयोजन स्पष्ट देखे जा सकते हैं, परंतु मूलतः स्वच्छंदतावादी गीति तत्व प्रधान नवीन का यह प्रयास प्रबंधत्व की दृष्टि से बहुत सफल नहीं कहा जा सकता। 6 सर्गों वाले इस महाकाव्य ग्रंथ में उर्मिला के जन्म से लेकर लक्ष्मण से पुनर्मिलन तक की कथा अवश्य कही गई है। आगे देखिए, ये रचना ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रचना काल और प्रकाशन काल का तारतम्य न होने के कारण समीक्षकों से बराबर सम्मान इसे नहीं मिला। यह विलंब उनकी सभी कृतियों के प्रकाशन में देखने को मिलता है। सन 1930 ईस्वी तक वे यद्यपि कवि रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला कविता संग्रह कुमकुम 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्दाम, प्रणयावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। राष्ट्रीयता जो कि
बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता की एक प्रकार से सबसे बड़ी शक्ति है, वो भी इसमें देखने को मिलता है। यत्र तत्र रहस्यात्मकता का संकेत भी यहाँ इसमें मिलता है, परंतु उन्हें तत्कालीन वातावरण का फैशन प्रभाव ही मानना चाहिए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ तथा आज खड़क की धार कुंठिता है जैसी प्रसिद्ध कविताएं कुमकुम में संग्रहित है, जो उस समय देशभक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हुआ करती थी। फिर स्वातंत्र्य संग्राम का सबसे कठिन एवं व्यस्त समय आ जाने के कारण नवीन बराबर उसी में उलझे रहे, बराबर सक्रिय रहे, बराबर जो कि भागीदारी बालकृष्ण शर्मा नवीन की उस स्वातंत्र्य संग्राम में रही। कविताएं उन्होंने बराबर लिखी, परंतु उनको संकलित कर प्रकाशित कराने की ओर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया, और इसीलिए रचना काल और प्रकाशन काल में बहुत अंतर देखने को मिलता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भी वे संविधान निर्माण जैसे कार्यों में लगे रहे। इस प्रकार एक लंबे अंतराल के पश्चात 1951 ईस्वी में रश्मि रेखा तथा अपलक, 1952 में क्वांसी संग्रह और प्रकाशित हुआ। ये 3 काव्य संग्रह और प्रकाशित हुए। विनोबा तथा भूदान पर लिखी उनकी कतिपय प्रशस्तियाँ एवं उद्बोधन का एक संग्रह विनोबा स्तवन सन 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस प्रकाशित सामग्री के अतिरिक्त कुमकुम, क्वांसी काल 1930 से 1949 की अनेक कविताएं तथा प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखा गया खंडकाव्य अभी भी अप्रकाशित ही है। 1949 ईस्वी के बाद भी वे बराबर लिखते रहे एवं पत्रों में प्रकाशित कराते रहे। यह शूल युक्त, यह अहि आलिंगित जीवन जैसी श्रेष्ठ आत्मपरक कविताएं इसी अंतिम अवस्था में लिखी गई है, पर ये सभी असंग्रहित हैं। नवीन राष्ट्रीय वीर काव्य के प्रणेताओं में मुख्य रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह कि जो राष्ट्रीय चेतना से संबंधित काव्य है, जो स्वतः ही वीर रस से संबंधित है, उस काव्य में नवीन का महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु उनके प्रकाशित संग्रहों में ये कविताएं बहुत कम आ सकी है। उनकी व्यस्तता के कारण वो अपनी इन कविताओं को, लिखित कविताओं को, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कविताओं को भी पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित नहीं कर पाए, इसलिए आलोचकों से ये लगभग दूर रही। उनका गद्य लेखन भी असंकलित रूप में यत्र तत्र बिखरा हुआ है। अब तक प्रकाशित संग्रहों में प्रणय के कवि नवीन का संवेदना और शिल्प की समग्रता की दृष्टि से श्रेष्ठतम एवं प्रतिनिधि संग्रह रश्मि रेखा है। रश्मि रेखा उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। इसमें नवीन की मोजी एवं प्रेमिल अभिव्यक्तियाँ प्रचुर मात्रा में हैं। हम अनिकेतन में अत्यंत निर्लिप्त और आत्म स्वीकरण के भाव से वे कह उठते हैं, अब तक इतनी यूं ही काटी, अब क्या सीखे नव परिपाटी, कौन बनाए आज घरौंदा, हाथों चुन चुन कंकड़ माटी, ठाठ फकीराना है अपना बागंबर सोए अपने तन। रश्मि रेखा से ये संग्रहित है। तो इस प्रकार का अंदाज जीवन के प्रति बालकृष्ण शर्मा नवीन का रहा है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी ये कविता है। वो एक प्रकार से उनके जीवन दर्शन, क्योंकि उनका संपूर्ण समर्पण देश के प्रति था, और जो व्यक्ति देश के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर चुका होता है, उसके लिए चीज़ों को संग्रहित करना, धन इकट्ठा करना, ये कोई महत्व नहीं रखता। प्रणय एवं विरह की कितनी ही मादक स्मृतियाँ, कितने ही मनोरम चित्र, कितनी ही व्याकुल बेसुध पुकारें एवं व्यवस्था की कितनी ही चित्कारें रश्मि रेखा में संग्रहित है। यह प्रणय अनिकेतन अत्यंत उद्दाम भाव से कहता है, तो पाठक उसे पढ़े बिना नहीं रह सकता, प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वस्तुतः हिंदी में हालावाद के आदि प्रवर्तक नवीन ही है, तथा भगवती चरण वर्मा एवं
बच्चन ने उनकी ऐसी कविताओं के प्रभाव के तले ही हालावादी कविताएं लिखी है। इस बात को स्वयं बच्चन ने भी स्वीकार किया है। बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, जो हालावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है, मस्ती की कविताएं, प्रणय और मस्ती की कविताएं उन्होंने लिखी है और उसके प्रतिनिधि माने जाते हैं। लेकिन अगर आदि कवि के रूप में हम इस विचारधारा, इस काव्यधारा के कवि को जानना चाहें तो वह बालकृष्ण शर्मा नवीन ही होंगे। अपलक और क्वासी में संकलित कविताओं में यद्यपि कविताओं का रचनाकाल वही है जो रश्मि रेखा की कविताओं का है, पर इनमें जो कविताएं संकलित है उनमें प्रणय का वेग दर्शन एवं भक्ति भावना से प्रतिहत होता लगता है। आध्यात्मिकता का स्वर छायावाद के बहुत से आलोचकों को भी भ्रम और विवाद में डालता रहा है, परंतु शिल्प के जिस लाक्षणिक वैचित्र्य के माध्यम से यह स्वर व्यक्त हुआ है उसने उन कविताओं को अनगढ़ नहीं होने दिया, परंतु नवीन का छायावाद काल में ही लिखा गया यह अध्यात्म निवेदन बहुत कुछ स्थूल एवं इतिवृत्तात्मक पदावली में व्यक्त हुआ है। छायावाद के शिल्प को वे मन से नहीं स्वीकारते, पर रहस्य या अध्यात्म की पदावली उन पर हावी प्रतीत होती है। परंतु इन संकलनों में जहाँ उनका मस्त एवं प्रणय व्यक्तित्व सहज ही व्यक्त हुआ, वहाँ काव्य नितांत रस निर्भर हो सका है। हम है मस्त फकीर अपलक, तुम युग युग की पहचानी सी क्वासी, मन छोड़ो क्वासी, सुन लो प्रिय मधुर गान अपलक। ऐसी ही कविताएं हैं जो कोष्टक में दे रखी है, ये उनके काव्य संग्रहों के नाम है। आध्यात्मिक अन्योक्ति की दृष्टि से डोले वालों जो कि क्वांसी संग्रह में संकलित है, उनकी सर्वश्रेष्ठ कविता है। ब्रजभाषा नवीन की मातृभाषा थी। उनके प्रत्येक ग्रंथ में ब्रजभाषा के भी कतिपय गीत या छंद देखने को मिलते हैं। ब्रजभाषा में नवीन भाव संवेदना की अभिव्यक्ति का प्रयास कर उन्होंने ब्रजभाषा में आधुनिक साहित्य को भी समृद्ध किया है। उर्मिला का एक महत्वपूर्ण सर्ग ही पूरा ब्रजभाषा में लिखा है, परंतु उनका ब्रजभाषा मोह जब खड़ी बोली के परिनिष्ठित प्रयोगों के माध्यम से प्रकट होता प्रकट होता है, तब पाठक के लिए रसभंग की स्थिति पैदा हो जाती है, अर्थात उनमें सामंजस्य नहीं हो पाता है। ब्रजभाषा के क्रियापदों या शब्दों जानू हूँ, सोचू हूँ, नेक, लागी, नची, उमड़ाए दिया आदि का निखरी तत्सम प्रधान खड़ी बोली में प्रयोग अत्यंत अकुशल ढंग से हुआ है। आदि कहने का तात्पर्य यह कि जब वो खड़ी बोली के अंदर ब्रजभाषा का प्रयोग करने लगते हैं तो कविता शिल्प की दृष्टि से असहज सी दिखाई देती है। आगे देखिए कि कवि व्यापार शाली सहभाव से विच्छिन्न होती है उनका जो अर्थ है, पर उनका आग्रह उनके काव्य के रसास्वादन में बराबर बाधक बना रहता है। लगता है शैली जीतती गई और वे हारते गए। द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य धारा की जो परिणति छायावाद में हुई, नवीन उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। राजनीति के कठोर यथार्थ में उनके लिए शायद यह संभव नहीं था कि वैसी भावुकता, तरलता, अतीन्द्रियता एवं कल्पना के पंख वे बांधते, परंतु इस बात को याद रखना होगा कि उनका काव्य भी स्वच्छंदतावादी आंदोलन का ही प्रकाश है। नवीन, मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त आदि का काव्य छायावाद के समानांतर संचरण करता हुआ आगे चलकर बच्चन, अंचल, नरेंद्र शर्मा, दिनकर आदि के काव्य में परिणत होता है। काव्य धारा के इस प्रवाह की ओर हिंदी आलोचकों ने अभी तक उपेक्षा का भाव ही रखा है। कहने का तात्पर्य यह कि आलोचकों ने इस काव्य धारा का बराबर से जो कि अध्ययन नहीं किया।
अस्तु नवीन के काव्य में एक और राष्ट्रीय संग्राम की कठोर जीवनानुभूतियाँ एवं जागरण के स्वर व्यंजित हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सहज मानवीय स्तर पर प्रेम विरह की राग संवेदनाएं प्रकाश पा सकी है। इसी क्रम में हालावादी काव्य की भी सृष्टि हुई। इस प्रकार छायावाद के समानांतर बहने वाली वीर श्रृंगार धारा के वे अग्रणी कवि थे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह कि जिस प्रकार हमने दिनकर में देखा कि उन्होंने उर्वशी लिखी है जो श्रृंगार प्रधान कविता है, तो उधर कुरुक्षेत्र भी लिखा है जो वीर रस प्रधान काव्य हैं, जो युद्ध की बात करता है, शत्रु को ललकारने की बात करता है। तो ठीक वैसा ही दृश्य हमें बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में देखने को मिलता है। उनकी कविता में वीर रस की कविताएं भी है और श्रृंगार रस की कविताएं भी है। कवि के अतिरिक्त गद्य लेखक के रूप में भी प्रताप जैसे पत्र के माध्यम से उन्होंने ओज गुण प्रधान एक शैली के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में अगली जो चर्चा है वह उनकी रचनाओं को एक साथ किस प्रकार से रखा जा सकता है, उनको व्यवस्थित रूप से आपके सामने रखा जाएगा। फिर जो कविता आपके पाठ्यक्रम में है उसके सारांश को, उनके जो मूल प्रतिपाद्य को हम जानेंगे। फिर इस कविता की व्याख्या और इस पाठ पर बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।